3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम 4th यूनिट स्टार्ट करते हैं। 4th यूनिट में 2 चैप्टर हैं, एक है आप इन्वेंट्री और सेकंड है हमारा सिमुलेशन। तो पहले हम इन्वेंट्री को डिस्कस करते हैं। इन्वेंट्री जो चैप्टर है ये हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी आता है, जो हम 6th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें भी हम इन्वेंट्री कंट्रोल की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर की अगर बात करें इन्वेंट्री में, सबसे पहले हम थ्योरी की बात करते हैं। व्हाट इज इन्वेंट्री? अगर हम इन्वेंट्री के लिए बात करें, इन्वेंट्री का जो जनरल मीनिंग होता है वो होता है किसी भी चीज को स्टॉक करके रखना, चाहे वो सेल्स के लिए स्टॉक करके रखी हो, चाहे वो हमें और प्रोडक्शन करना हो इसके लिए रखी हो, चाहे हमारा एज ए रॉ मटेरियल रखा हो। किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी रॉ मटेरियल को या किसी भी सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना इन्वेंट्री होता है। और कहीं भी हम जनरल लाइफ में प्रैक्टिकली अगर देखते हैं तो इन्वेंट्री सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस के लिए इन्वेंट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेंट्री उसमें कैसे अप्लाई की जा सकती है और कितना स्टॉक हम अपने स्टॉक में रख सकते हैं, कब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सो इन्वेंट्री बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो। तो इन्वेंट्री की अगर सिंपल एक डेफिनेशन देखी जाए तो इन्वेंट्री का मतलब हुआ स्टॉक ऑफ गुड्स, गुड्स को स्टॉक करके रखना। अब गुड्स जो होंगे जिन्हें हमने स्टॉक किया है वो कई के हो सकते हैं। या तो हमने इस पर्पज से रखा हो कि उस गुड्स की या उस मटेरियल की हेल्प से हम आगे कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक में हमने वो कुछ रखा हो जिसे हमें आगे सेल करना है या कहीं आगे ट्रांसमिट करना है। फिनिश्ड प्रोडक्ट एकदम हो पैक करके, वो भी हमारे स्टॉक में हो सकता है। या कितना प्रोडक्ट अपने स्टॉक में रखा हुआ है वो हमारी इन्वेंट्री हो गई। तो सबसे पहले क्या है वर्ड स्टॉक ऑफ गुड्स। गुड्स का स्टॉक या मटेरियल का स्टॉक। वो गुड्स कैसे हो सकते हैं? या तो हमारे फ्यूचर प्रोडक्शन में यूज हो सकते हैं या फिर वो सेल्स के लिए यूज हो सकते हैं। और ये जो स्टॉक होगा ये हमारा रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो सकता है, तभी रॉ मटेरियल आया हो जो प्रोडक्शन में यूज करना है। पार्शियली फिनिश्ड आइटम हो सकते हैं कि उन प्रोडक्ट के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस हो चुका है बट फर्दर प्रोसेस के लिए हमने उसे स्टॉक करके रखा हुआ है। या हमारे फिनिश्ड आइटम हो सकते हैं जो हमें सेल करने हैं, जो आगे कहीं भेजने हैं। या हमारे कुछ स्पेयर पार्ट्स हो सकते हैं जो हम प्रोडक्शन में यूज करने वाले हैं, वो हमारे स्पेयर पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए इन्वेंट्री को 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया, डायरेक्ट इन्वेंट्री और इनडायरेक्ट इन्वेंट्री। डायरेक्ट इन्वेंट्री एक ऐसी इन्वेंट्री होती है जो हमारे प्रोडक्शन सिस्टम में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, जिसका हमें डायरेक्टली यूज करना हो, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड हो, उसे बोलेंगे हम डायरेक्ट इन्वेंट्री। और जो डायरेक्टली ज़रूरत नहीं है बट कभी कभी इनडायरेक्टली वे में उसकी रिक्वायरमेंट हो, उसे बोलेंगे हम इनडायरेक्ट इन्वेंट्री। अब डायरेक्ट इन्वेंट्री और इनडायरेक्ट इन्वेंट्री हम दोनों को देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री में सबसे पहले हमारी डायरेक्ट इन्वेंट्री। तो डायरेक्ट इन्वेंट्री में वो चीज़ होंगी या वो प्रोडक्ट होंगे या वो मटेरियल होगा हमारा जो हमारा प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज होता है, जिसे हम डायरेक्टली यूज करेंगे प्रोडक्शन सिस्टम में, वो डायरेक्ट इन्वेंट्री होगी। डायरेक्ट इन्वेंट्री को भी अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हमारा प्रोडक्शन इन्वेंट्री। प्रोडक्शन इन्वेंट्री में जो प्रोडक्शन में हमारा यूज हो रहा है वो इन्वेंट्री आएगी, जैसे रॉ मटेरियल यूज करते हैं, कंपोनेंट्स प्रोडक्शन में हम यूज कर रहे हैं, सब असेंबलीज, कुछ असेंबली बना के रखी हुई हैं उन्हें कंबाइन करने के लिए उनका भी हम यूज कर रहे हैं जो प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस
इन्वेंट्री जो हमारे सेमी फिनिश्ड आइटम है। रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल के बाद हमने प्रोडक्शन इन्वेंट्री में एक स्टेप किया, उसके बाद वो फिनिश्ड नहीं हुआ, सेमी फिनिश्ड है, उसके ऊपर हमें कुछ और प्रोसेसिंग करनी है, उसके लिए जो हमने इन्वेंट्री रखी हुई है वो हमारी होगी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। उसके बाद है फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री, एक ऐसा आइटम जो फिनिश्ड हो चुका हो, मीन्स सारे प्रोसेस उसके ऊपर कंप्लीट हो गए हो, पैक होके एकदम फाइनल सेल के लिए रखा हुआ है या कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई के लिए रखा हुआ है। रेडी टू डिस्पैच जो आइटम्स होंगे हमारे फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। अब इनडायरेक्ट इन्वेंट्री में आते हैं हम। इनडायरेक्ट बफर इन्वेंट्री देख सकते हो जो भी लोग बिजनेस करते हैं। प्रैक्टिकली अगर हम देखें, कोई मेरे पास मेरी एक दुकान है, शॉप है मेरी, और उसमें मैंने किसी आइटम को स्टॉक करके रखा हुआ है। स्टॉक करने के बाद मुझे ये पता है कि मेरे में मैं सामान मंगाता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, और एक हफ्ते में, सपोज मैं एग्जांपल एक बिस्किट का ले रहा हूँ, मुझे पता है एक हफ्ते में जो मेरे बिस्किट हैं वो 100 कंज्यूम होते हैं। बट एक अच्छा जो बिजनेसमैन होगा वो ये सोचेगा 100 तो कंज्यूम होते ही होते हैं, ये तो एक एवरेज है, बट कुछ क्रिटिकल कंडीशंस आ सकती हैं, कुछ दोबारा जब ऑर्डर देता हूँ तब दिक्कत हो सकती है, उसके लिए वो क्या करता है, कुछ इन्वेंट्री होती है जो उस पर्टिकुलर टाइम पर यूज होगी, उससे भी कुछ एक्स्ट्रा रखेगा, बफर में रखेगा कुछ, ये बोलते हैं बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक। बफर में कुछ एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखता है जो कि तब काम आती है जब आपके पास कुछ क्रिटिकल कंडीशंस हो जाएं। आपको इन्वेंट्री मंगानी थी संडे को और संडे को हो गई बारिश, इन्वेंट्री आपकी नहीं आ सकती, आपने कहीं ऑर्डर दिया वो आपका ऑर्डर नहीं आ सकता, उस केस में हम क्या करेंगे, उस बफर स्टॉक को यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारा सेल पर कोई इफेक्ट ना हो। और जैसे हमारी नई इन्वेंट्री आएगी हम सबसे पहले उस बफर स्टॉक को फिल करेंगे, जो हमने उस बफर स्टॉक से लिया था आइटम, सबसे पहले हम उसे फिल कर देंगे और रेस्ट आइटम को हम सेल के लिए लगा देंगे। तो वो होगी बफर इन्वेंट्री। एक होती है सीजनल इन्वेंट्री। सीजनल इन्वेंट्री हमेशा एप्लीकेबल नहीं होती, वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर सीजन के लिए आती है और सीजन खत्म होते ही खत्म हो जाती है। सीजनल आइटम जो होते हैं वो सीजनल इन्वेंट्री के, जैसे वुलन के हो गए या कूलर, एसी, इस टाइप के जो सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं, वो होती है हमारी सीजनल इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री तो हो गया स्टॉक करके रखना, बट उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कितना स्टॉक करें, कहाँ स्टॉक करें, कब हम ऑर्डर दें, कहाँ से हम ऑर्डर दें, कितना अमाउंट ऑर्डर का आएगा, कितनी उसकी कॉस्ट होगी, इन सब चीज़ों की जो कैलकुलेशंस होती है वो हम करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल में, कि इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल किया जाए कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। It is the process of deciding what and how much of an item is to be kept in stock। स्टॉक में कितना आइटम रखा जाए, कहाँ से ऑर्डर किया जाए, कहाँ रखा जाए, किस कॉस्ट पर रखा जाए, और इसमें हमारा जो कंट्रोल करेंगे इन्वेंट्री को किसके लिए करेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम इसे कंट्रोल करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री कंट्रोल। ये हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया। अब इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए यहाँ कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो यूज हो रही हैं। सबसे पहली टर्म उसमें हमारी आती है यहाँ पर डिमांड।
सब कुछ टर्म हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ही रिलेटेड हैं। डिमांड, डिमांड का मतलब क्या है? अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे सबसे पहली चीज डिमांड ही होती है कि अगर मुझे नया बिजनेस भी स्टार्ट करना है, मुझे ये देखनी होगी किस चीज की किस एरिया में कितनी डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। अगर मैंने बिना कुछ जांच पड़ताल किए कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो जरूरी नहीं वो मुझे प्रॉफिट दे के जाए, हो सकता है मुझे लॉस भी दे के जाए। तो सबसे पहला जो होता है वो डिमांड ही होती है कि लोगों की क्या डिमांड है, किस एरिया में किस चीज की कितनी डिमांड है। अब अगर हम इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो होती है डिमांड। अब डिमांड को हम डेली बेसिस पर भी ले सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर की डेली डिमांड भाई 100 न्यूज़पेपर की डेली डिमांड है किसी न्यूज़पेपर वेंडर को, तो वो डेली बेसिस पर हो गया। वीकली बेसिस पर हो सकता है, मंथली बेसिस पर हो सकता है, ईयरली बेसिस पर हो सकता है। तो डिमांड कैसे भी आ सकती है, बट पर यूनिट टाइम इंटरवल में आएगी। डेली जैसे 50 यूनिट्स डेली, 50 यूनिट्स इन ए वीक, 50 यूनिट्स इन ए मंथ, 50 यूनिट्स इन ए ईयर। तो वो डिमांड किसी भी वे में हो सकती है। अब हर किसी बिजनेस के लिए ये भी कंपलसरी नहीं है कि डिमांड आपको फिक्स ही पता हो। फिक्स भी कहीं नहीं पता होती, हर जगह प्रोबेबिलिटी होती है। क्योंकि न्यूज़पेपर वाला भी होता है, न्यूज़पेपर वेंडर जब न्यूज़पेपर दे के आता है, हर किसी घर में दे के आता है, बट किसी किसी दिन ये हो जाता है कुछ लोग एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं। भाई कुछ बड़ी खबर हुई, अच्छी खबर आ गई, तो लोगों ने सोचा आज कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता कि आज न्यूज़पेपर ही ले लेता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ, तो डिमांड वहां पर बढ़ गई। तो ये डिमांड हमारी एग्जैक्टली नोन हो सकती है और इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हो सकती है। एग्जैक्टली नोन भी हो सकती है और प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है उसमें। सो डिमांड क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड पर पीरियड, जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड होंगी पर पीरियड डेली, मंथली, वीकली, ईयरली, कुछ भी आ सकता है उसमें। उसके बाद सेकंड टर्म आती है यहाँ पर लीड टाइम। लीड टाइम ये होता है कि मेरा एक बिजनेस है और मुझे सेल करने के लिए मैं कहीं और से आइटम मंगाता हूँ। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि खुद जाते हैं और जाके वहां से परचेज करते हैं, लेके आ जाते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो कभी ऑर्डर लेने जाते नहीं हैं, वो सिर्फ फ़ोन करते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं, मेल डालते हैं, वहाँ से ऑर्डर अपने आप आ जाता है और आपके स्टॉक में आके जमा हो जाता है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कि कोई बिजनेसमैन कैसे अपना ऑर्डर लेता है, दूसरा बिजनेसमैन कैसे अपना ऑर्डर लेता है। बट अगर मैंने आज ऑर्डर किया और मुझे 5 दिन बाद ऑर्डर मिलता है तो ये मेरे लिए लीड टाइम हो गया। एक दूसरा बिजनेसमैन है, वो आज ही अपने स्कूटर लेके निकला, मार्केट गया और आज ही लेके आ गया, तो उसके लिए जो लीड टाइम होगा कुछ आवर्स में होगा। जब उसने प्लान किया ऑर्डर लेने का या सामान लेके आने का, और जब उसके इन्वेंट्री में आ गया, तब तक का जो टाइम इंटरवल होता है वो होता है लीड टाइम। सो लीड टाइम, इट इज द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करने से लेके इट्स एक्चुअल अराइवल इन द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में आ जाने तक का जो टाइम होगा वो होगा हमारा लीड टाइम। जब हमने ऑर्डर किया तब से लेके तब तक इन्वेंट्री में आया तब तक। और मैं अगर खुद भी लेने जा रहा हूँ तो भी मेरा एक लीड टाइम है, बट वो आवर्स में होगा कि मैं इतने बजे घर से निकला अपनी इन्वेंट्री के लिए और मेरी इन्वेंट्री में वापस जो प्रोडक्ट लेके आना था इतने बजे तक आ गया, तो मेरे आवर्स में हो गया। अब एक होता है ऑर्डर साइकिल, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये होता है कि किसी भी इन्वेंट्री को ऑर्डर तो मैं कर सकता हूँ, बट कब ऑर्डर करूँ, कितने टाइम के लिए ऑर्डर करूँ, कितना अमाउंट ऑर्डर करूँ। जैसे कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बहुत कॉस्टली हो सकती हैं, जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी भी एक बिजनेसमैन उस आइटम को ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखेगा। अगर उसकी वीकली डिमांड 5 है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 ही लाख लेके आएगा, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उसके लिए।
एक दूसरा हो सकता है जिसकी कॉस्ट बहुत कम है, अगर उनकी डिमांड है 100, तो एक बिजनेसमैन ऐसा भी सोच सकता है उसे एक बार में 200 मंगा ले। तो ऑर्डर साइकिल बहुत सोच समझ के देखी जाती है कि ये टाइम इंटरवल होता है दो ऑर्डर के प्लेस करने के बीच में। एक ऑर्डर मैंने आज किया, मैं दूसरा ऑर्डर कितने दिन बाद करूं। तो ऑर्डर साइकिल आइटम की कॉस्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाती है। कॉस्टली आइटम की हो सकती है ऑर्डर साइकिल जल्दी जल्दी हो। मुझे जो कॉस्टली आइटम है, मैं ज़्यादा पैसा नहीं लगा, हर कोई बिजनेसमैन क्या सोचेगा, मैं ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहूँगा, कम पैसा लगाया मैंने, कम आइटम मंगा लिए और अपनी इन्वेंट्री में रख दिए। हो सकता है मैं 10 दिन बाद फिर मंगा लूँगा, हो सकता है मैं 20 दिन बाद दोबारा से मंगा लूँगा। बट अगर आपने एक साथ ही 1 साल का आइटम मंगा लिया तो आपने अपना अमाउंट ब्लॉक कर दिया, और वो आपको प्रॉफिट पता नहीं कितने दिन बाद देगा, कब तक आप उसे सेल कर पाओगे। तो वो आपका ऑर्डर साइकिल होता है, टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ टू सक्सेसिव ऑर्डर। दो ऑर्डर के बीच में जो टाइम इंटरवल आएगा वो होगा हमारा ऑर्डर साइकिल। अब एक होता है बैक ऑर्डर। अक्सर जो छोटी दुकानें होती हैं, कभी आप सामान लेने जाते हो, उन छोटी दुकानों पर बैक ऑर्डर बहुत मिल जाता है। बैक ऑर्डर का मतलब क्या है कि मैं कुछ ले एक दुकान पर गया, मुझे सुबह सुबह दूध की जरूरत है, तो मदर डेयरी, पराग, पारस, बहुत सारी इनका आता है, मुझे दूध इजीली मिल जाएगा। अगर मैं वही दूध लेने दोपहर को गया 12 या 1 बजे, तो हो सकता है मुझे दूध ना मिले। तो मेरे लिए वो बैक ऑर्डर हो गया कि मैं ऑर्डर लेने गया, ऑर्डर देके गया और मुझे दूध लेके आना था, बट मुझे मेरा ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ, तो वो मेरे लिए बैक ऑर्डर हो गया। उसमें दुकानदार का वैसे प्रैक्टिकली देखी कोई नुकसान नहीं है, और अगर हम अमाउंट के उससे देखें तो दुकानदार का नुकसान हो गया। वो 1 लीटर दूध पे 2 रुपए बचा रहा था, अगर उसके पास वो दूध होता उस टाइम पर तो उसे एक तरह से 2 रुपए का लॉस हो गया। और अगर मैं इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, उसे कुछ भी लॉस नहीं हुआ, तो उसके घर से थोड़ी गया है कुछ, जो उसे 2 रुपए प्रॉफिट आने वाले थे वो प्रॉफिट नहीं आया वैसे से। तो बैक ऑर्डर का मतलब है हमारा रिक्वेस्ट अनफिल्ड रह जाए, रिक्वेस्ट हमारी पूरी ना हो जो हमने ऑर्डर दिया है। उसके बाद होता है लॉट साइज। लॉट साइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लॉट साइज का मतलब ये होता है कि कितनी अमाउंट में एक बार में ऑर्डर करूं। एक बार में जो ऑर्डर्ड अमाउंट होगी वो कितनी होगी, वो मेरा होगा लॉट साइज। अब इन ऊपर वाली सभी चीज़ों को अगर मैं एक साथ कंपाइल करूं तो कुछ इस टाइप से आया कि मेरी ईयरली डिमांड है 2000 यूनिट की, ठीक है, मैं ऑर्डर देता हूं हर 2 महीने में, ठीक, मेरा एक बार का साइज कितना होगा 2000 डिवाइड बाई 2, हर 2 महीने में दे रहा हूँ तो 2 महीने में एक साल में कितने हो गए 12 ऑर्डर दूंगा मैं, तो 2000 डिवाइड बाई 12 नंबर ऑफ यूनिट। सपोज मैं वैसे रफली ले रहा हूँ 500 यूनिट एक बार में ऑर्डर दी मैंने, ऑर्डर टाइम आ गया मेरे पास, ये लॉट साइज आ गया और मेरे पास डिमांड आ गया। कितने टाइम में ऑर्डर देना है, कितना अमाउंट ऑर्डर देना है और मेरी ईयरली डिमांड क्या है, इन सबको देखते हुए ही ये बनाया जाता है। इन सभी को क्लब करने के बाद हर कोई बिजनेसमैन लास्ट में यही सोचता है, एट द एंड ऑफ डे, एट द एंड ऑफ मंथ और एट द एंड ऑफ ईयर, वो यही सोचता है कि मुझे प्रॉफिट क्या हुआ। मैंने अपना पूरा दिन लगाया या मैंने अपने पूरा महीने लगाया या पूरी साल लगा दी, मुझे प्रॉफिट क्या हुआ। अब प्रॉफिट कैलकुलेट अगर मैं करना चाहूँ तो प्रॉफिट के लिए क्या है, जितनी मेरी परचेजिंग कॉस्ट थी तो मैंने कितने में लाया और जितने में मैंने सेल किया, इससे कैलकुलेट कर सकता हूँ। सपोज मैं किसी आइटम को 10 रुपए का लाया था और मैंने 12 का उसे बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 2 रुपए का, मुझे प्रॉफिट हो गया 2 रुपए का। और इस 2 रुपए में मैं पूरे दिन लाइट भी खर्च कर रहा हूँ, मैंने जो शॉप ले रखी है मैं उसका किराया भी दे रहा हूँ, मैं ईयरली जो मेरा टर्नओवर आ रहा है उसके ऊपर मैं टैक्स भी दे रहा हूँ, मैंने कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है जिसकी मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के बिजनेस में मैंने 4 लाख रुपए का लोन लिया भाई, उसका इंटरेस्ट जा रहा है मेरा। तो ये नेट प्रॉफिट नहीं है मेरा,
ये इस यूनिट का प्रॉफिट कह सकते हैं कि एक यूनिट पर मैं 2 रुपये बचा रहा हूँ। बट अगर मैं नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करूँगा तो उसके लिए मुझे ग्रॉस इनकम, जितनी मुझे टोटल इनकम हुई है, उस इनकम में से मैं सारी चीज़ें माइनस करूँगा। उस ग्रॉस इनकम में से मैं कितने का सामान लाया, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पर कितने की बिजली खर्च हो गई, कितना मैं उस महीने में टैक्स दे रहा हूँ, कितनी मेरी जो आइटम रखे हुए हैं डेप्रिसिएशन क्या हो गया, ये सारी चीज़ें अगर मैं माइनस करूँगा तो वो आएगा मेरा प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हो गया इन सब चीज़ों को माइनस करने के बाद। उसके बाद दो टर्म आती है यहाँ पर, रीऑर्डर पॉइंट और रीऑर्डर लेवल। देखो, एक ऐसा पॉइंट जहां पर मुझे ये लगता है कि मैं दोबारा ऑर्डर दे दूं। भाई मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है और मुझे ये भी पता है कि मैं आज ऑर्डर दूंगा, मुझे 5 दिन में ऑर्डर आएगा, तो मैं ऑर्डर ऐसे सोच के दूंगा कि मेरे पास 5 दिन का स्टॉक अवेलेबल हो, तब मैं ऑर्डर दूंगा। सपोज एक दिन में किसी भी आइटम की 10 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, मैंने एक ऑर्डर दिया और एक ऑर्डर में मैंने 100 यूनिट मंगा ली, 100 यूनिट्स मेरे पास आ गई। अब उसके बाद डेली सेल हुआ, पहले दिन 90 रह गई, दूसरे दिन के बाद 80, तीसरे दिन के बाद 70, चौथे दिन के बाद 60, पांचवें दिन के बाद 50, छठे दिन के बाद 40, 10-10 रोज सेल होती जा रही है, इसलिए घटती जा रही है। अब मुझे ये भी पता है कि मैं अगर ऑर्डर देता हूँ तो आज मैंने ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर आने में 3 दिन ले रहा है। वो ऑर्डर कब आता है? 3 दिन में। तो मैं 3 दिन का स्टॉक जब रहेगा मेरे पास, तब मैं उस ऑर्डर को प्लेस कर दूंगा। यानी कि जब 7वें दिन जाऊंगा, मेरे पास 30 यूनिट रह गई, यहाँ मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा कि भाई मुझे 100 यूनिट्स और भेज दे। अब 100 यूनिट्स कब आएंगी? 8वें दिन 20 रहेंगी, 7वें दिन 10 रहेंगी, छठे दिन 9वें दिन 10वें दिन 0 होंगी, और यही मेरे पास 100 यूनिट फिर से आ जाएंगी। 3 दिन बाद मेरे पास यूनिट आ ही जाएंगी, तो मेरे पास फिर से स्टॉक कितना हो गया? 100। फिर कंटिन्यूस सेल होती रहेगी। अब अगर इसमें से ऐसा होता है कि मैंने ऑर्डर तो कर दिया और मेरे पास यूनिट आ गई, बट जो ये 3 दिन थे, उसने कहा भाई 3 दिन में मैं आपको आपका मटेरियल भेज दूंगा, आपका सामान आपके पास 3 दिन में पहुंच जाएगा। बट जैसे ही वो तीसरे दिन लेके आ रहा था, उसकी गाड़ी हो गई पंचर, या उस दिन हो गई बारिश, एक दिन वो और लेट हो गया। अब जब वो 10वें दिन पहुंचा, उसके पास मटेरियल तो अवेलेबल नहीं था, कोई यूनिट अवेलेबल नहीं थी। उस दिन की जो 10 यूनिट की रिक्वायरमेंट होती, वो तो एक तरह से उसे लॉस हो गया कि वो उन 10 यूनिट को सेल नहीं कर पाएगा, उसे लॉस हुआ। इसके लिए वो क्या करता है, उन 10 यूनिट को अपने बफर स्टॉक से निकाल लेता है, जो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए रखते हैं। उन 10 यूनिट को बफर स्टॉक से निकालता है और उस दिन एक दिन की यूनिट को सेल कर देता है। जैसे ही उसके पास आइटम्स आते हैं, 100 यूनिट्स आती हैं, उन 100 में से सबसे पहले 10 यूनिट वो बफर स्टॉक में अपने में रख देता है, और उसके बाद 90 यूनिट से फिर से सेल करता है, उसी हिसाब से वो अगेन ऑर्डर करता है। तो एक ऐसा लेवल जहां पर उसे दोबारा से ऑर्डर करने की जरूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं री ऑर्डर लेवल। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इसमें, यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट जिसे हम नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। जब कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन होने में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। रॉ मटेरियल इन्वॉल्व होता है, लेबर लगती है वहाँ पर, अदर ओवरहेड कॉस्ट होती है। सारी चीज़ों को मिलाने के बाद जो एक सिंगल यूनिट की कॉस्ट आती है, वो हमारी हो गई यूनिट कॉस्ट। सपोज एक दिन में 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, एक दिन में 100 यूनिट मैन्युफैक्चर हो रही हैं, और इन 100 यूनिट के लिए जो रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल सपोज 1000 का रॉ मटेरियल आता है, जो एक दिन में लेबर लगती है, वो लेबर 200 लेबर ले जाती है। लाइट, पानी, बिजली, क्लब, फलाना ढिकना, जो भी और खर्चे होते हैं, 500 रुपये उसके खर्चे हो गए सपोज। तो टोटल कितना हो गया ये? 1700। इतनी कॉस्ट आई कितनी यूनिट की? 100 यूनिट की। तो यहाँ से
जो एक यूनिट की कॉस्ट आएगी 17, वो हमारी होगी यूनिट कॉस्ट। सभी कॉस्ट को क्लब करने के बाद जो एक यूनिट की कॉस्ट रह जाती है हम उसे बोलते हैं सिंगल यूनिट कॉस्ट। क्लियर? तो ये हमारी कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमें नॉर्मली पढ़ने को मिलती है। ऑर्डर कब करना है, कितने ऑर्डर करना है, किस टाइम पर करना है, और रीऑर्डर लेवल क्या होगा। अब इन सब के बीच में कुछ कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती हैं हमारी। कॉस्ट कौन कौन सी इन्वॉल्व होंगी वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जिन्हें बोलते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट। और थ्योरी में अक्सर पूछ लिया जाता है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, कौन कौन सी हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट होंगी। तो इन्वेंट्री कॉस्ट की बात करें, सबसे पहली कॉस्ट है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने दो टाइप के बिजनेसमैन बताए थे ऊपर। जो बिजनेसमैन थे वो दो टाइप के, सचिन सर के पास है, दो टाइप के बिजनेसमैन थे। एक तो ऐसा था जो फोन पर ऑर्डर करता था और उसका ऑर्डर उसके घर आ जाता था। एक ऐसा था जो अपनी गाड़ी लेता था और मार्केट जाता था, वहां से परचेज करके लेके आता था। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों की कुछ ना कुछ कॉस्ट लगी इसमें। भाई जिसने फोन किया उसे कॉल करने का चार्ज लगा, उसके बाद ऑर्डर नहीं आया उसने फॉलोअप किया, फॉलोअप करने में और खर्चा हुआ। ऑर्डर नहीं आया, हो सकता है कुछ कभी कभी बड़े बड़े उसमें दिक्कत रहती है, उसे हो सकता है वहां जाना भी पड़े, उसकी कॉस्ट अलग हो गई। तो जितनी भी टोटल कॉस्ट लगती हैं, या दूसरे वाले की बात करें, वो वहां से वहां गया, उसने गाड़ी में जितना पेट्रोल खर्च किया, तो एक ऑर्डर को प्लेस करने में जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। और जो कि उस ऑर्डर के लिए फिक्स होती है और न्यूमेरिकल में वो डायरेक्टली दी होती है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ दिस इज 20 रुपीज या 100 रुपीज, या अपना एक पूरे ऑर्डर की कॉस्ट है वो, चाहे उसमें कितनी भी यूनिट आ रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट सपोज 200 रुपये लगती है, तो उसमें आप चाहे एक यूनिट मंगा रहे हो, चाहे आप 2 यूनिट मंगा रहे हो, चाहे आप 3 यूनिट मंगा रहे हो, चाहे आप 100 यूनिट मंगा रहे हो, चाहे आप 1 लाख यूनिट मंगा रहे हो, ऑर्डर करने की कॉस्ट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने एक बार में ऑर्डर कर दिया है। तो वो उसकी होगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद है सेटअप कॉस्ट और आइटम कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट एंड आइटम कॉस्ट, ये अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करते हैं कि हमारी कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। भाई अपना खुद का सेटअप बनाते हैं। स्टार्टिंग में हमें मशीन लानी पड़ेंगी, उन्हें लगाना पड़ेगा, फाउंडेशन करना होगा, बिल्डिंग बनानी होगी, ये सब करना होगा, वो हमारी सेटअप कॉस्ट हो गई। एक होती है आइटम कॉस्ट। एक ही बात है इन सब की, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो नहीं लगा रहे, हम कहीं से परचेज कर रहे हैं, तो उस एक आइटम की कॉस्ट क्या है। सेटअप कॉस्ट या आइटम कॉस्ट ये हो गई कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या हम परचेज कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या है, वो उसकी सेटअप कॉस्ट या आइटम कॉस्ट हो गई। कि एक यूनिट की कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट 17 रुपये है, ये मेरे लिए एक यूनिट कॉस्ट या आइटम कॉस्ट हो गई या सेटअप कॉस्ट हो गई। सेटअप कॉस्ट इसमें आ जाएगी। दूसरी आती है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट बोल सकते हैं या हम इसे होल्डिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं कि मेरे पास इन्वेंट्री आ गई 10,000। अब मैंने ले रखी है एक छोटी सी दुकान, उस दुकान में मैं एक बार में सिर्फ रख सकता हूँ 100 यूनिट, चलो 1000 यूनिट, बाकी बची 9000 यूनिट। इनका क्या करना है भाई। अब मैं ऑर्डर तो ले आया, ऑर्डर लाने के बाद मेरे पास आ गया, अब उस ऑर्डर को संभालना भी तो मुझे ही है। मैंने 1000 यूनिट तो अपनी शॉप में करवा दी, उसके बाद मैंने एक गोदाम लिया हुआ है रेंट पर, 9000 यूनिट मैंने उस गोदाम में रख दी। तो इसे टोटल इन्वेंट्री को जो होल्ड करने की कॉस्ट आती है, या जो मुझे जब तक वो सेल हो रही है या जब तक वो प्रोडक्शन में यूज हो रही है तब तक जो टोटल कॉस्ट आती है, उसे मैं बोलता हूँ कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। मेरे पास इन्वेंट्री आ गई और उस इन्वेंट्री को होल्ड करने की या कैरी करने की जो टोटल कॉस्ट होगी वो हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट।
एक है फिर मेरी शॉर्टेज कॉस्ट। शॉर्टेज कॉस्ट ये है कि मेरी इन्वेंट्री में, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि डिमांड थी 10 यूनिट की और मेरी इन्वेंट्री में अवेलेबल है सिर्फ 8, तो मैं 2 यूनिट उसे नहीं दे पा रहा। जो 2 यूनिट का प्रॉफिट था वो मेरे लिए लॉस हो गया। तो अगर डिमांड अवेलेबल इन्वेंट्री से एक्सीड हो जाए, उसकी भी एक कॉस्ट दी होती है न्यूमेरिकल में, कि आप अगर डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे हो तो आपकी एक शॉर्टेज कॉस्ट हो गई और आपको उसका कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, आपका प्रॉफिट कम हो गया है। तो जब कभी भी डिमांड अवेलेबल इन्वेंट्री से ज़्यादा हो जाए, उस टाइम पर जो कॉस्ट सेटअप होती है उसे हम बोलते हैं शॉर्टेज कॉस्ट। न्यूमेरिकल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, न्यूमेरिकल में मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल हम करते हैं उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि एक ऑर्डर की कॉस्ट क्या जा रही है, और होल्डिंग कॉस्ट, उस इन्वेंट्री को होल्ड करने में क्या कॉस्ट लग रही है। होल्डिंग कॉस्ट या कभी कभी सेटअप कॉस्ट का भी रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो इनकी हमें ज़रूरत होती है कि कितना ऑर्डर करें, किस टाइम पर करें, एक ऑर्डर में कितनी यूनिट होनी चाहिए, ये सारा कुछ होता है। और अगर इन सभी को हम एक साथ क्लब कर दें तो वो हमारी टोटल कॉस्ट बनाती है। सो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी, सभी को हमने एक साथ परचेज, कैरिंग, ऑर्डरिंग, शॉर्टेज सबको मिला दिया तो हमारी आ गई टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। यहाँ तक हमारे पास टोटल इन्वेंट्री कैलकुलेट हो गया। अब इसे कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है कि हम कितनी यूनिट ऑर्डर करें जिससे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। उसे बोलते हैं हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जो हम लॉट साइज अभी पीछे पढ़ा था हमने, लॉट साइज क्या था कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड इन वन टाइम, एक बार में कितनी यूनिट ऑर्डर करनी है, वो हमारा था लॉट साइज। और ऑप्टिमम लॉट साइज जब होगा उसे बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि ऑप्टिमम कितना करें जिससे कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए या मिनिमम से मिनिमम हमारी एनुअल कॉस्ट हो जाए। तो ईओक्यू की अगर डेफिनेशन देंगे, ईओक्यू इज द साइज ऑफ ऑर्डर दैट मिनिमाइज द टोटल एनुअल कॉस्ट, जिससे टोटल एनुअल कॉस्ट कम से कम हो जाए। अब इसमें कुछ एजम्पशंस हैं ईओक्यू की जो हम देखते हैं यहाँ पर। हम ये मान के चलते हैं एजम्पशंस में कि डिमांड हमारी यूनिफॉर्म है और हमें पता है कितनी है। ऐसा रैंडम नहीं हो सकता कि आज 10 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, कल 50 यूनिट की रिक्वायरमेंट हो गई। इसकी कैलकुलेशन में हम ये एजम्पशंस लेके चलते हैं कि हमें पता है डिमांड कितनी है और वो डिमांड यूनिफॉर्म है। उसके बाद शॉर्टेज आर नॉट परमिटेड। जब डिमांड यूनिफॉर्म है और हमें पता भी है तो शॉर्टेज तो अपने आप ही नहीं होगी। अगर हम पहली एजम्पशंस को लेके चलें तो दूसरी तो अपने आप सेटिस्फाई होगी। शॉर्टेज अलाउड नहीं है। लीड टाइम इज 0। हम ये मान के चलते हैं कि मुझे आज मेरा आइटम खत्म हो गया और अभी मैंने ऑर्डर किया, तुरंत मेरे पास सारा आइटम आ गया, तो यहाँ पर लीड टाइम को मैं 0 लेके चल रहा हूँ। लीड टाइम 0 तभी पॉसिबल है कब, तब स्टोर तुम्हारे बराबर में हो जिससे तुम परचेज करते हो। तुम्हारी शॉप ये तुम्हारे जस्ट बराबर में स्टोर हो तो वहाँ पर लीड टाइम 0 हो गया। तुम्हारी दुकान में कुछ खत्म हो गया, बहुत से दुकानदार करते हैं उसकी दुकान में खत्म है, कोई ग्राहक आया पड़ोस वाली से मंगा लेते हैं, भाई इससे ले 2 किलो चीनी, और ला के दे देते हैं, तो वहाँ लीड टाइम 0 हो जाता है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर रिमेन्स कांस्टेंट ओवर ए टाइम। हम ये मान के चलते हैं कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी पूरे टाइम इंटरवल में चेंजेस नहीं होगा, वो हमारी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी। बट ऐसा भी नहीं होता एक्चुअल में। तो ऐसा, ये जो हमने अजम्पशंस ले रहे हैं एक्चुअल में इनमें कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अजम्पशंस लेके चल रहे हैं ऐसी। कॉस्ट ऑफ आइटम रिमेन्स कांस्टेंट, एक आइटम की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है वो भी हमारी कांस्टेंट रहेगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। कंडीशंस बदल जाती है, कभी लेबर महंगी है, कभी सस्ती है, कभी बिजली का रेट ज़्यादा है, कभी कम है, हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती। अब इन्हीं का जो हमने एजम्पशंस लिए हैं इन्हीं का वर्जन है लिमिटेशंस में। हमने लिया था क्या कि डिमांड हमारी यूनिफॉर्म है, नोन है, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो सर्टेनिटी नहीं हो सकती और यूनिफॉर्म भी नहीं हो सकती। जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो हर टाइम इंटरवल के लिए फिक्स है, ऐसा भी नहीं है। कभी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, वो हमें मेजर करने में दिक्कत ही रहेगी कब हमारी कितनी कॉस्ट लगती है। डिमांड को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है और लीड टाइम जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तुम खुद पड़ोस वाले से खरीद के दे रहे हो तो पड़ोस वाला जितने में सेल कर रहा है इतने में तुम्हें सेल करना हो, तुम्हारा प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं, तो तुम पड़ोसी से तो कभी लोगे नहीं, कहीं ना कहीं दूर से लेके आओगे और उसके इसमें लीड टाइम जीरो हो ही नहीं सकता है। प्राइस वेरिएशन, क्वांटिटी डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें हम एजम्पशंस में लेके चल रहे हैं, बट ये ऐसा होता नहीं है कि शॉर्टेज ना हो या प्राइस वेरिएशन ना हो या डिस्काउंट कहीं कभी मिल जाता है जो एक्सपायर होने वाला है जल्दी, उसमें डिस्काउंट देके जल्दी निकाल देते हैं बहुत से आइटम को। तो ये सारी चीज़ें वेरिएशन होता है, बट जो हमने एजम्पशंस ली हैं उन एजम्पशंस पर हम यहाँ डेरिवेशन करेंगे ईओ के ऊपर। यहाँ लिया है मैंने क्यू, लॉट साइज या डिमांड कह सकते हैं हम, और यहाँ लिया है टाइम। इनिशियल में सबसे स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो था तब मेरा स्टोर एकदम फुल था, मेरी इन्वेंट्री 100% थी, जो कि अपनी एक मैक्सिमम लिमिट पर थी। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये मेरी इन्वेंट्री डिक्रीज होती गई, धीरे धीरे ये इन्वेंट्री डिक्रीज होती गई और यहाँ आके जीरो हो गई। अब मैं ऑर्डर कब दूँ? मैंने एजम्पशंस लिया है कि लीड टाइम इज जीरो, तो मुझे यहाँ या यहाँ पहले ऑर्डर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मेरी इन्वेंट्री ख़त्म हुई मैंने तभी ऑर्डर दिया, मेरे पास पूरी इन्वेंट्री फिर से आ गई है। एक साथ इन्वेंट्री क्या हो गई, मेरी फुल हो गई। फिर मंथली धीरे धीरे डिक्रीज होती रही, यहाँ के जीरो हुई, फिर से मैंने ऑर्डर दिया, फिर मेरी इन्वेंट्री फुल हो गई। तो यहाँ पर जो मैं ऑर्डर देने का टाइम था, रीऑर्डर लेवल था, वो पहले नहीं है। रीऑर्डर लेवल मेरा जीरो ही है, इन्वेंट्री से ना जीरो होगी वहीं मैं ऑर्डर दूंगा। तो ये मेरी मिनिमम इन्वेंट्री और यहाँ मेरी मैक्सिमम इन्वेंट्री। और वेरिएशन कैसे हो रहा है इसका? यूनिफॉर्म। तो अगर मैं एवरेज इन्वेंट्री की बात करूंगा तो इसका जो सेंटर होगा वो हमारा एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो होगा वो एक एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स लेते हैं। डी, इसे हम डिमांड को डी से रिप्रेजेंट करेंगे। एनुअली, मंथली किसी भी टर्म में हो सकती है कि एनुअली डिमांड कितनी है, मंथली डिमांड कितनी है। क्यू, ये होगा लॉट साइज, एक बार में मैं कितना ऑर्डर कर रहा हूँ। C1, सेटअप कॉस्ट ऑफ पर प्रोडक्शन, हम इसे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, CO भी बोल देते हैं। CO, ऑर्डरिंग कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट, कि एक ऑर्डर को करने में कितनी कॉस्ट लग रही है। CH, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इन्वेंट्री पर टाइम, ये हमारी होगी होल्डिंग कॉस्ट, किसी भी आइटम को होल्ड करने की कितनी कॉस्ट लगेगी। न्यूमेरिकल में कभी कभी होल्डिंग कॉस्ट डायरेक्टली नहीं दी होती, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज की टर्म में दी होती है, 10% ऑफ यूनिट कॉस्ट। I/C से हमें वहाँ कैलकुलेट करनी होती है। जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे वहाँ क्लियर हो जाएगा। जो होल्डिंग कॉस्ट दी होती है इस टाइप से दी होती है 10% ऑफ यूनिट कॉस्ट, और एक यूनिट की कॉस्ट 50 रुपये, तो होल्डिंग कितनी कॉस्ट कितनी है, 50 इंटू 10%, 5 रुपये आ गई है। इस टाइप से हमें कैलकुलेट करनी होती है कभी कभी, और कभी कभी ये डायरेक्टली दी होती है। CH कैलकुलेट कर सकते हैं I/C से। अब मुझे डिमांड है D, एक बार में ऑर्डर कर रहा हूँ मैं Q, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने करने होंगे मुझे। भाई सपोज मैं न्यूमेरिकल डेटा लेता हूँ, मुझे डिमांड है 100 यूनिट की, एक बार में ऑर्डर कर रहा हूँ मैं 10 यूनिट, तो कितने ऑर्डर करने होंगे मुझे, 100 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10, 10 ऑर्डर करने होंगे मुझे। एक बार में 10 आया, दूसरे ऑर्डर में फिर 10 आई, तीसरे ऑर्डर में फिर 10 आई, ऐसे में 10 ऑर्डर करूंगा तब जाके मेरे पास टोटल डिमांड 100 आएगी। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर मुझे कैलकुलेट करने होंगे, कैसे कैलकुलेट किया मैंने, डिमांड डिवाइड बाई लॉट साइज। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स n कैलकुलेट किया मैंने यहाँ से, n इज इक्वल टू डिमांड अपॉन लॉट साइज D अपॉन Q। और अगर हम एवरेज इन्वेंट्री की बात करें, मिनिमम इन्वेंट्री क्या थी हमारी
0, मैक्सिमम इन्वेंट्री क्या थी Q, और एवरेज निकालना हो बाई 2, सो एवरेज इन्वेंट्री क्या हो गई Q बाई 2, यहाँ से हमारी आ गई एवरेज इन्वेंट्री हाफ Q। अब उस इन्वेंट्री को होल्ड भी तो करके रखना है मुझे, तो होल्ड करने में कभी तो बिल्कुल भी इन्वेंट्री नहीं थी, कभी मैक्सिमम इन्वेंट्री थी, जो मैं होल्ड करूंगा होल्ड में इसी एवरेज इन्वेंट्री को करके रख देता हूँ। बार बार कैलकुलेट करने की, कभी तो मेरे पास 0 इन्वेंट्री थी, कभी मेरे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री थी, तो इनकी अलग अलग होल्डिंग कॉस्ट निकालने की जगह इनकी जो एवरेज इन्वेंट्री थी उसकी होल्डिंग कॉस्ट निकाल दूंगा। तो टोटल एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, ये इन्वेंट्री थी और इन्वेंट्री को होल्ड करने की कॉस्ट है हमारी CH। अगर मेरे पास एवरेज 10 यूनिट आ रही हैं भाई, अगर ऊपर वाले में देखो एक बार 0 थी एक बार 100 थी, एवरेज कितनी आ गई 50 आ गई, और होल्ड करने की कॉस्ट है जो एक यूनिट को, वो होल्ड करने की कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आ जाएगी 50 इंटू 10, यानी कि एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट। तो यहाँ से आ गई मेरे पास एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स किए थे मैंने D/Q, और एक ऑर्डर करने की जो कॉस्ट ली हुई है हमने C1 या CH, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग D/Q इंटू CH, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू एक ऑर्डर की कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर ऊपर कैलकुलेट किए थे D/Q, और एक ऑर्डर की कॉस्ट आ गई हमारे पास C1। अब टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है हमारे पास D/Q इंटू C1, C1 को CO भी लिख सकते हो आप, CO ले लिया मैंने, चलो। होल्डिंग कॉस्ट क्या है, एवरेज इन्वेंट्री थी मेरी Q/2 और इसे होल्ड करने की कॉस्ट लग रही थी CS, तो ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और उसे इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगा, ऑप्टिमम लॉट साइज कैलकुलेट होके आ जाएगा। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर जब हम ग्राफ बनाते हैं कॉस्ट वाला, तो वहाँ पर ये होता है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर इन्वेंट्री कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों बराबर होंगी, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बराबर होंगी, उस पॉइंट पर हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी। सो एट ए पॉइंट ऑफ हाफ Q इंटू CH इज इक्वल टू D/Q इंटू C1, यहाँ से Q आ गया आपका 2D/C1/CH। तो इस Q को हम जनरली Q* बोलते हैं, ऑप्टिमम लॉट साइज, इसे बोलते हैं हम ऑप्टिमम लॉट साइज या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो EOQ इज इक्वल टू 2D/C1/CH, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Q* इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2D/C0/CH, और CH कभी कभी कैलकुलेट करना होता है तो CH की वैल्यू आ जाती है I इंटू C, यहाँ से हमारा CH कैलकुलेट। ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर N की बात करें, नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था D/Q, Q की जगह यहाँ क्या कर लेंगे हम Q*, D/Q*, तो ये आ जाएगा। ऑप्टिमम टाइम, ऑर्डर के बीच में टाइम 1/n हो जाता है, तो 1/t टोटल टाइम दिया है, इसकी जरूरत नहीं 1/n हो जाएगा, तो इसकी जरूरत नहीं होगी 2C1/D/CH। मिनिमम टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इन दोनों का सम था हाफ QCH प्लस D/C1/Q, ये ऊपर किया था हमने। Q की जगह क्या रख देंगे यहाँ पर Q*, और Q* की वैल्यू क्या है 2D/C1/CH, तो यहाँ से जब रखेंगे तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास ये। तो जो हमने यहाँ कैलकुलेशन की है, सबसे पहली कैलकुलेशन ऑप्टिमम लॉट साइज स्क्वायर रूट ऑफ 2D/C0/CH, उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स N स्क्वायर रूट ऑफ D/CH/2C0, टाइम बिटवीन सक्सेसिव ऑर्डर्स, इसका रिवर्स कर दो 2C0/DCH। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट
स्क्वायर रूट ऑफ 2D C0 CS। टोटल एनुअल कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में यूनिट कॉस्ट अगर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा टोटल एनुअल कॉस्ट। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इनका डायरेक्टली यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल में आपको डिमांड दी होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट दी होगी, होल्डिंग कॉस्ट दी होगी, एक यूनिट की कॉस्ट दी होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला हम रखेंगे और डायरेक्टली आंसर हमारे कैलकुलेट होके आ जाएंगे। तो ये हमारी थ्योरी है इस 4th यूनिट के फर्स्ट चैप्टर इन्वेंट्री की। ये टोटल थ्योरी हो गई। इसमें आपकी एक EOQ का डेरिवेशन, EOQ का डेरिवेशन, इन्वेंट्री कॉस्ट, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और जो टर्म्स हमारी यूज हुई थी ऊपर छोटी छोटी डेफिनेशन, वो डेफिनेशन हमारी 2 नंबर में पूछ ली जाती है। तो अब इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके।